हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमारे सारथी बैच का लेक्चर नंबर 42 है। जैसे कि आपको पता है, हमने मेंटल हेल्थ नर्सिंग, जिसे हम साइकेट्रिक नर्सिंग भी कहते हैं, हमने स्टार्ट किया है और जिसके 2 लेक्चर हो चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 3 है आपका, पार्ट 3 एमएचएन का, मेंटल हेल्थ नर्सिंग का। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा। हमने इंट्रोडक्शन ऑफ मेंटल हेल्थ देख लिया था और थेरेपेटिक रिलेशनशिप के बारे में हम बात कर रहे थे, थेरेपेटिक रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेशन, जिसके हमने कुछ एमसीक्यू कर दिए थे। आज कुछ एमसीक्यू फिर से हम इसी टॉपिक के करेंगे। तो देखो, सबसे पहली चीज थेरेपेटिक रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेशन। क्या होता है थेरेपेटिक रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन? तो देखो, अंडरस्टैंडिंग द फेज ऑफ थेरेपेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। अब देखो, होता क्या है बेसिकली, जो नर्स थेरेपी दे रही है पेशेंट को, उनके बीच में एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है। तो इसे हम थेरेपेटिक रिलेशनशिप कहते हैं, जो कि नर्स पेशेंट के बीच में बिल्ड होता है। ठीक है। तो आइडेंटिफाइंग इफेक्टिव थेरेपेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक। तो हम आइडेंटिफाई करते हैं इस थेरेपेटिक रिलेशनशिप में, हम आइडेंटिफाई करते हैं इफेक्टिव थेरेपेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स को। रिकॉग्नाइज बैरियर एंड नॉन थेरेपेटिक रेस्पॉन्सेज इन क्लिनिकल प्रैक्टिसेस। और हम इसमें रिकॉग्नाइज करेंगे उन बैरियर्स को जो कि नॉन थेरेपेटिक रेस्पॉन्सेज होंगे क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कहां पे पूछा गया है? ये क्वेश्चन आपका राक एमएससी नर्सिंग में आया था। ठीक है, 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इज। अब सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताओ, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप में क्या होता है? थेरेपेटिक होता है, पर्सनल होता है, सोशल होता है, या कैजुअल होता है? तो याद रखना, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नर्स पेशेंट रिलेशनशिप का थेरेपेटिक्स होता है। इज इट क्लियर? इसका आंसर आ जाएगा। अब होता क्या है, दीज आर वेरियस टाइप ऑफ रिलेशनशिप लाइक सोशल, इंटीमेट एंड वर्क या थेरेपेटिक। तो जो पेशेंट और नर्स के बीच में जो रिलेशनशिप, साइकेट्रिक पेशेंट और नर्स के बीच में जो रिलेशनशिप बनता है, उसे हम थेरेपेटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। थेरेपेटिक या इसी को हम वर्क भी कहते हैं। नर्स पेशेंट, इज इट क्लियर? किस किस के बीच में? नर्स और पेशेंट के बीच में कौन सा रिलेशन बनेगा? थेरेपेटिक रिलेशन, क्योंकि पेशेंट को थेरेपी देनी है, हमने पेशेंट को जो है वो ठीक करना है। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट इसमें और क्या लिखा हुआ है? रिलेशनशिप बिटवीन द नर्स एंड पेशेंट प्राइमरली थेरेपेटिक इन नेचर। और नर्स और पेशेंट के बीच में जो रिलेशन होता है वो प्राइमरली क्या होता है? थेरेपेटिक होता है। मेकिंग पर्सनल, सोशल एंड कैजुअल रिलेशंस टू पेशेंट इज इलीगल। और अगर हम पेशेंट के साथ कोई पर्सनल, सोशल या कैजुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, वो क्या हो जाता है? वो इलीगल माना जाता है। ट्रस्ट इज द प्राइमरी, सुप्रीम और फॉरमोस्ट बेसिस एंड क्लाइंट पेशेंट एस्टेब्लिश टू सपोर्ट ट्रस्ट। अब देखो होता क्या है, ट्रस्ट जो है वो एक प्राइमरी, सुप्रीम, फॉरमोस्ट बेसिस है। इस नर्स और पेशेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है, उसमें जो ट्रस्ट आ जाता है, ट्रस्ट जो है वो प्राइमरी, सुप्रीम होता है, फॉरमोस्ट बेसिस होता है, क्लाइंट और पेशेंट के बीच में एस्टेब्लिश किया जाता है टू सपोर्ट ट्रस्ट। इज इट क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राक एमएससी नर्सिंग में पूछा गया है 2019 में। साथ में आपके ये जेएसएसएचएस दिल्ली 19 में पूछा गया था और राक एमएससी में 16 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन अ थेरेपेटिक रिलेशनशिप इज। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बताना है आपको, थेरेपेटिक रिलेशनशिप में क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर? क्या प्रोफेशनलिज्म होता है, क्या नॉलेज होता है, क्या ट्रस्ट होता है, या सिंपैथी होता है? अभी हमने देखा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है थेरेपेटिक रिलेशनशिप में, तो वो ट्रस्ट होता है। इज इट क्लियर? तो देखो क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर, कंपोनेंट एटसेट्रा ऑफ स्टैंडर्ड ट्रस्टिंग कोर थेरेपेटिक रिलेशनशिप आर एम्पैथी हो गया, ट्रस्ट हो गया, रिस्पेक्ट हो गया, जेन्युइननेस हो गया और सेल्फ डिस्क्लोजर हो गया। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे एम्स नर्सिंग ऑफिसर में पूछा गया है 2020 में। अ नर्स डेमोन्स्ट्रेट केयरिंग, सिंसियरिटी, एम्पैथी एंड ट्रस्ट वर्थनेस। और नर्स जो है वो डेमोन्स्ट्रेट कर रही है केयरिंग, ठीक है, उसके बाद साथ में सिंसियरिटी, एम्पैथी और ट्रस्ट वर्थनेस। क्या आ गया इसमें? ये क्या, ये प्रैक्टिस किस तरह की प्रैक्टिस है? क्या ये एथिकल नर्स पेशेंट इंटरेक्शन है? क्या ये इमोशनल नर्स पेशेंट इंटरेक्शन है? क्या ये लीगल नर्स पेशेंट इंटरेक्शन है? क्या ये थेरेपेटिक नर्स पेशेंट इंटरेक्शन है? तो नर्स जो जब डिमॉन्स्ट्रेट करेगी केयरिंग, केयर दे रही है पेशेंट को, सिंसियरिटी है उसमें और एम्पैथी है पेशेंट के प्रति, उसमें जो है एम्पैथी का भाव है, और ट्रस्ट वर्थनेस। क्लियर? ये कौन सा हो गया? ये थेरेपेटिक नर्सिंग पेशेंट इंटरेक्शन में आता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कहां पे पूछा गया है?
एम्स नागपुर नर्सिंग ऑफिसर 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट प्रमोट ट्रस्ट, इनमें से कौन सा जो है ट्रस्ट को प्रमोट नहीं करता है इन द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। मतलब नर्स पेशेंट के बीच में जो थेरेपेटिक रिलेशनशिप बिल्ड हुआ है, अब हमको पूछा गया है कि बताओ इनमें से कौन सा प्रमोट नहीं करता है। तो मतलब एक नेगेटिव वर्ड होगा इसमें, तो क्या है, फुलफिल प्रोमिसेस। आप जब पेशेंट के साथ जब एक थेरेपेटिक रिलेशनशिप बनाओगे, उसके साथ अगर कुछ प्रॉमिस करते हो, क्या उसको फुलफिल करना जो है ये प्रमोट करता है ट्रस्ट को? बिल्कुल प्रमोट करता है। उसके बाद मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, पेशेंट की अगर कोई चीज आपको पता चली या पेशेंट ने आपको कुछ सीक्रेट बताया, आप उसको कॉन्फिडेंशियल रखोगे, बिल्कुल सही। रिटर्निंग एट द स्टेटेड टाइम, और अगर आपने पेशेंट को प्रॉमिस किया कि इस टाइम पे आके मैं आपसे, देखो साइकेट्रिक पेशेंट जो होता है वो काफी इमोशनल होता है, ठीक है। साइकेट्रिक पेशेंट जो है उसको हम प्रॉपरली टाइम, उसको उसके लिए जो है हम नॉर्मली जो है जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं वो समझ सकते हैं, बट जब बीमार होता है कोई इंसान, उसका साइकेट्रिक पहले ही उसका जो मेंटल बैलेंस होता है वो उतना सही नहीं होता है पेशेंट का, तो ये तो उल्टा साइकेट्रिक पेशेंट्स है। तो इनमें इनके पास जो है हमने जो स्टैंडर्ड टाइम इनको कहा गया है उसी टाइम पे हमको प्रेजेंट होना है। क्लियर, ये भी सही प्रमोट करेगा ट्रस्ट को। नेक्स्ट क्या है, एग्जामिनिंग वुंड विदाउट प्रोवाइडिंग प्राइवेसी, और अगर हम किसी पेशेंट का जो है वुंड देख रहे हैं, जख्म देख रहे हैं बिना उसको प्राइवेसी दिए, ये क्या प्रमोट करेगा ट्रस्ट को? बिल्कुल प्रमोट नहीं करेगा ट्रस्ट को। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी इसका आंसर आ जाएगा। तो देखो, ट्रस्ट कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय नर्सिंग इंटरवेंशन दैट कवर अ सेंस ऑफ वार्मथ। अब ट्रस्ट जो है वो कैसे डेवलप होगा? जब नर्स जो है वो कोई इंटरवेंशन परफॉर्म कर रही है पेशेंट के साथ, तो वो केयर के साथ करेगी, केयर टू द क्लाइंट, caring to the client, activity that address the client's basic need for psychological and फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट ट्रस्ट। मतलब हमको पेशेंट का जो है सेफ्टी का ध्यान रखना है, उसकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना है, उसकी प्राइवेसी का ध्यान रखना है, ये जो है ये सब नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंटरवेंशन के टाइम पे। और अगर नर्स जो है वो प्राइवेसी ही प्रोवाइड नहीं कर रही है पेशेंट को, तो ये जो है ये प्रॉपर प्रैक्टिसिंग में नहीं आएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एम्स नागपुर नर्सिंग ऑफिसर में 2020 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हेन यूजिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के ऊपर हमने ढेरों सारे क्वेश्चन कर दिए हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जब हो रहा है, व्हेन यूजिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन ए नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप, नर्स और क्लाइंट रिलेशनशिप, थेरेपेटिक रिलेशनशिप में जब नॉन वर्बल कोई अगर कम्युनिकेशन हो रहा है, द नर्स मस्ट बी मोस्ट अवेयर ऑफ। तो नर्स को यहाँ पे सबसे ज्यादा अवेयर किस पॉइंट से होना चाहिए? तो क्या एथिकल बैकग्राउंड से अवेयर होना चाहिए? क्या क्लाइंट्स डेवलपमेंटल लेवल के साथ, क्या उसको क्लाइंट के डेवलपमेंट लेवल उसके साथ अवेयर होना चाहिए? ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन टू द क्लाइंट, नर्वस नर्वस हैंडल मोमेंट, नर्व्स हैंडल मोमेंट, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। क्लाइंट डेवलपमेंटल लेवल भी नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वहां पे एथिक्स आ जाते हैं। जो एथिकल बैकग्राउंड है उससे नर्स को जो है वो अवेयर रहना है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। क्या मतलब है इस चीज का? एक्सप्लेनेशन में ध्यान से समझेंगे। वाइल यूजिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिस टाइम पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को यूज किया जा रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कल्चरल डिफरेंसेस। हमको कल्चरल डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारा कोई एक्शन, जैसे अब देखो हमारे इंडिया में क्या है कि कल्चरल बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम पेशेंट के साथ नॉर्मल नॉन वर्बल टॉक कर रहे हैं, हमारा जो एक्शन होगा हो सकता है उसके लिए वो एक्शन जो है हार्मफुल हो। क्लियर? मतलब हम अगर उसको कोई इशारा कर रहे हैं तो उसके नजरिए में वो इशारा जो है कोई गलत इशारा हो सकता है। हमारा तो इंटेंशन नहीं था। बट सबसे ज्यादा अवेयर क्या रखना है? सबसे ज्यादा अवेयरनेस इसीलिए कहा गया है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइम पे इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कल्चरल डिफरेंसेस, बिकॉज सम नॉन वर्बल गेस्चर में बी ऑफेंसिव। कुछ नॉन वर्बल जो एक्शंस होंगे वो ऑफेंसिव हो सकते हैं पेशेंट के लिए, टू पीपल फ्रॉम अ डिफरेंट कल्चर और एथिकल बैकग्राउंड। तो जो डिफरेंट कल्चर और एथिकल बैकग्राउंड, कोई डिफरेंट लोकेलिटी का पर्सन होगा, डिफरेंट कल्चर का होगा, तो हमारे कोई गेस्चर जो है हो सकता है कि वो ऑफेंसिव हो जाए। इज इट क्लियर? तो इसलिए हमको अवेयर क्या रहना है? हमको अवेयर किसके साथ रहना है? उसके एथिकल बैकग्राउंड से हमको अवेयर होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां पे पूछा गया है? जिपमर स्टाफ नर्स 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इन कम्युनिकेटिंग विद पेशेंट, जब पेशेंट के साथ कम्युनिकेट किया जा रहा है, द वर्ड रैपोर्ट मीन्स, अब RAPPORT, रैपोर्ट का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे सीधा सीधा सवाल हमको पूछा गया है कि पेशेंट के साथ जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो वहां पे एक वर्ड होता है रैपोर्ट, उसका मतलब क्या है? तो देखो क्या मतलब है रैपोर्ट का?
टू डिस्कस प्रॉब्लम एंड ट्रीटमेंट विद द पेशेंट, क्या पेशेंट की प्रॉब्लम को डिस्कस करना और उसके ट्रीटमेंट को डिस्कस करना, इसका ये रैपोर्ट का मतलब ये होता है। टू रिपोर्ट द पेशेंट फाइंडिंग टू ए डॉक्टर, पेशेंट की फाइंडिंग को डॉक्टर तक रिपोर्ट करना, क्या इसका मतलब होता है रिपोर्ट। टू अंडरस्टैंड द पेशेंट, क्या पेशेंट को समझने को रिपोर्ट कहते हैं। टू शो जेन्युइन फीलिंग ऑफ गुडविल, तो जो आप गुडविल शो करोगे, जेन्युइन फीलिंग शो करोगे, क्या उसे रिपोर्ट कहते हैं। याद रखना, रिपोर्ट का मतलब हो गया टू अंडरस्टैंड द पेशेंट। क्या होता है रिपोर्ट, डिटेल में अब हम इसको समझेंगे। देखो रिपोर्ट का मतलब क्या है। रिपोर्ट इज रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट। रिपोर्ट बेसिकली है क्या, ये एक रिलेशनशिप है म्यूचुअल ट्रस्ट का और अंडरस्टैंडिंग का बिटवीन द पेशेंट एंड फिजिशियन। पेशेंट फिजिशियन, पेशेंट नर्स, ठीक है, पेशेंट और फिजिशियन का, नर्स का और अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर का पेशेंट के साथ, पेशेंट को समझना, पेशेंट के ऊपर अपना ट्रस्ट बनाना, ये सब किस में आ जाता है, ये रिपोर्ट होता है। तो रिपोर्ट जो है वो एक रिलेशनशिप है जो कि म्यूचुअल ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग होती है बिटवीन पेशेंट एंड फिजिशियन, पेशेंट एंड नर्स, पेशेंट और अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स, अगर हम इसको आसान भाषा में समझें, रिपोर्ट इंप्लाइज मीन्स अ रिलेशनशिप इन विच पीपल अंडरस्टैंड ईच अदर। ये बेसिकली है क्या, इसका सीधा शॉर्ट में अगर हम कोई मतलब देखें, सिंपल लैंग्वेज में समझें, रिपोर्ट का मतलब हो गया रिलेशनशिप, वैसा रिश्ता जिसमें पीपल्स जो हैं वो अंडरस्टैंड करें एक दूसरे को, मतलब डॉक्टर पेशेंट को, पेशेंट डॉक्टर को, पेशेंट नर्स को, अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल, मतलब आपस में जो है एक दूसरे को समझना, इसे हम रिपोर्ट कहते हैं। इन अदर फीलिंग और आइडियाज एंड कम्युनिकेटेड वेल। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे कहां पे पूछा गया है, ये इग्नू पोस्ट बीएससी नर्सिंग 2013 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फर्स्ट फेज ऑफ थेरेपेटिक नर्स। अब देखो थेरेपेटिक नर्स, जब हम थेरेपेटिक नर्स जो है जब प्रोवाइड करेगी पेशेंट को, केयर प्रोवाइड करेगी, या उसका जो है कैसे इंटरेक्शन होता है, आईपीआर कैसे मेंटेन होता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसे बनाया जाता है पेशेंट के साथ, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। इसके फेजेस होते हैं, तो फर्स्ट फेज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट फेज ऑफ थेरेपेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इज, क्या उसे हम ओरिएंटेशन फेज कहते हैं, क्या प्री इंटरेक्शन फेज कहते हैं, क्या वर्किंग फेज कहते हैं, या टर्मिनेशन फेज कहते हैं। तो देखो 4 फेज होते हैं यहाँ पे, एक एक फेज को हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट हमको यहाँ पे फर्स्ट फेज के बारे में पूछा गया है। तो पहला फेज होता है प्री इंटरेक्शन फेज, इंटरेक्शन से पहले का फेज। तो पहले आ गया प्री इंटरेक्शन फेज, प्री इंटरेक्शन फेज के बाद आता है ओरिएंटेशन फेज, ओरिएंटेशन के बाद आता है ये वर्किंग फेज, वर्किंग फेज के बाद आता है फोर्थ टर्मिनेशन फेज। तो ये इसका सीक्वेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बट अब हम एक एक चीज को ध्यान से समझेंगे। ये जो फेजेस होते हैं थेरेपेटिक नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप में, उसमें क्या क्या आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी आप पढ़ने जा रहे हो, काफी एग्जाम्स में ये पूछा जाता है और अब ध्यान से समझेंगे इसको। तो क्या लिखा है, फेजेस ऑफ थेरेपेटिक नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप इंक्लूड। तो क्या क्या फेजेस होते हैं थेरेपेटिक नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप में। तो देखो सबसे पहला जो फेज आ जाता है आपका, सबसे पहला फेज आ जाता है जिसको हम कहते हैं प्री इंटरेक्शन फेज। क्या कहते हैं, प्री इंटरेक्शन फेज। और दूसरा फेज क्या आ जाता है, दूसरे फेज को हम कहते हैं ओरिएंटेशन और इंट्रोडक्टरी फेज। क्या हो गया, ओरिएंटेशन, या इसी को हम इंट्रोडक्टरी फेज कहते हैं। थर्ड आ जाता है वर्किंग फेज, थर्ड क्या आ जाता है, वर्किंग फेज। फोर्थ आ जाता है टर्मिनेशन और सेपरेशन फेज। फोर्थ क्या आ जाता है, लास्ट टर्मिनेशन या सेपरेशन फेज। अब एक एक को ध्यान से समझेंगे, एक एक को एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो प्री इंटरेक्शन फेज का मतलब क्या हुआ, इट बिगन बिफोर द नर्सेज फर्स्ट कॉन्टेक्ट विद द क्लाइंट। ये जो प्री इंटरेक्शन फेज है ये कब स्टार्ट होता है, अभी नर्स और पेशेंट का इंटरेक्शन ही नहीं हुआ है, पहले ही तैयारी हो रही है। मतलब होता क्या है बेसिकली, आप ऐसे समझो इसको कि अभी एक नर्स को एक साइकेट्रिक पेशेंट से मिलना है, अपॉइंटमेंट है उसका, उसके साथ जो है उसको मतलब उसके साथ इंटरेक्शन करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रिपेयर करेंगे अपने आप को, ठीक है। वहां पे मतलब जो स्टिमुलाई होंगे, साइकेट्रिक पेशेंट ना छोटी छोटी चीजों से चिढ़ सकते हैं, तो लो स्टिमुलाई एनवायरनमेंट रखेंगे, ठीक है, लो स्टिमुलाई एनवायरनमेंट रखेंगे, टेबल क्लियर रखेंगे, उसके बाद कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट वहां पे नहीं रखेंगे जिससे पेशेंट जो है वो खुद को और आपको हार्म पहुंचा सके। क्लियर, मतलब इस तरह की, मतलब जो तैयारी पेशेंट के इंटरेक्शन से पहले होनी है उसी फेज को हम क्या कहते हैं, प्री इंटरेक्शन फेज कहते हैं। ये जो है फर्स्ट फेज होता है बिफोर द नर्सिंग फर्स्ट कॉन्टेक्ट विद द क्लाइंट। द नर्स गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम सिग्निफिकेंट अदर चार्ट हेल्थ टीम मेंबर एंड allow time to
एक्सप्लोर ऑन फीलिंग एंड फियर। तो इसमें मतलब नर्स जो है सीधी बात है प्रेपरेशन हो रही है इसमें, ठीक है, अपने फियर्स के ऊपर, मतलब नर्स जो है अपने आप को पूरा काम करेगी, पूरी तैयार हो जाएगी पहले ही, मतलब प्रीवियसली पेशेंट की कुछ चीजें नर्स को पता होती हैं, उसके बाद ओरिएंटेशन फेज स्टार्ट होता है। तो नेक्स्ट हो गया ओरिएंटेशन, या इसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्टरी फेज। ओरिएंटेशन या इंट्रोडक्टरी फेज में क्या होगा, ड्यूरिंग दिस फेज बोथ बिकम एक्वांटेड। अब देखो एक्वांटेड का मतलब क्या हो गया, अब एक्वांटेड या एक्वांटेड इसको आप पढ़ोगे, जो भी प्रोनाउंस करना है मैं स्पेलिंग बता देता हूँ, ACQUAINTED। एक्वांटेड या एक्वांटेड क्या मतलब हो गया इसका, हैविंग पर्सनल नॉलेज। इसमें क्या इसका मतलब हो गया, हैविंग पर्सनल नॉलेज आर बीइंग फैमिलियर विद अ पर्सन। इसमें या तो पर्सनल नॉलेज पता होना चाहिए पर्सन का, या फैमिलियर होना चाहिए पर्सन से, बीइंग फैमिलियर विद अ पर्सन, सब्जेक्ट और सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन से फैमिलियर होना, पर्सन से फैमिलियर होना, इसी का मतलब क्या हो गया, एक्वांटेड हुआ। अब मतलब ड्यूरिंग दिस फेज बोथ बिकम एक्वांटेड, मतलब एक दूसरे के बारे में वो थोड़ा थोड़ा लगभग जान जाएंगे, मतलब पेशेंट को भी पता चलेगा कि हाँ ये मेरी थेरेपेटिक नर्स है, तो थोड़ा नर्स अपने से इंटरेक्ट करेगी, थोड़ा पेशेंट करेगा, तो एक दूसरे के बारे में, मतलब ये इनिशियल रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है। ट्रस्ट एंड एस्टेब्लिश रैपोर्ट। अब देखो ट्रस्ट बन रहा है यहाँ पे, और एस्टैब्लिश रैपोर्ट, रैपोर्ट मतलब अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझना, वो इसी फेज में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद गैदर जनरल इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे जनरल इंफॉर्मेशन जो है वो पेशेंट से ली जाती है, जनरली सवाल पूछे जाएंगे, ली जाएगी, और यहीं पे गोल को सेट किया जाएगा। याद रखना क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोल सेटिंग कौन से फेज में की जाती है, तो गोल सेटिंग ओरिएंटेशन फेज में की जाती है। नेक्स्ट आ गया वर्किंग फेज। अब काम जो करना है हमने वो स्टार्ट करते हैं। तो थेरेपेटिक वर्क फेज, ब्रिंगिंग एक्चुअल बिहेवियरल चेंज, प्रॉब्लम रिजॉल्विंग। अब देखो जो थेरेपेटिक वर्क फेज है ये क्या है, ब्रिंगिंग एक्चुअल बिहेवियर चेंज। अब इसमें ब्रिंगिंग एक्चुअल बिहेवियर चेंज के बारे में पता चलेगा, प्रॉब्लम रिजॉल्व करनी है हमने इसी फेज में। उसके बाद टेस्टिंग बाय पेशेंट, पेशेंट के ऊपर हम अलग अलग स्टिमुलाई पेशेंट को देंगे, टेस्ट करेंगे, उसके बिहेवियर को चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टेंट बिहेवियर, उसके रेजिस्टेंट बिहेवियर को भी नोट करेंगे। ट्रांसफरिंग एंड काउंटर ट्रांसफरिंग। अब देखो ट्रांसफरिंग, पेशेंट जो है वो एक से एक टॉपिक पे अभी बात कर रहा था, फिर वो ट्रांसफर हो रहा है या काउंटर ट्रांसफरिंग कर रहा है। अब ये ट्रांसफरिंग क्या है, काउंटर ट्रांसफरिंग क्या है, ये सब डिफेंस मैकेनिज्म हम आगे पढ़ेंगे। बस इतना अभी आप समझो फेजेस को, कि प्री इंटरेक्शन फेज हो गया, ओरिएंटेशन फेज हो गया, वर्किंग फेज हो गया, और लास्ट वन जो है वो टर्मिनेशन या सेपरेशन फेज होता है। इसमें क्या होता है, इवेलुएट पर्सन एंड अचीवमेंट। इसमें क्या होता है, इवेलुएट प्रोग्रेस, सॉरी, इवेलुएट प्रोग्रेसेस जो जो हमने हासिल किया उनको इवेलुएट करना, अचीवमेंट्स को इवेलुएट करना। गोल इज ब्रिंग अ थेरेपेटिक एंड। अब देखो यहाँ पे गोल हमको अचीव हो चुका है, गोल इज टू ब्रिंग, गोल जो है हमें मिल चुका है, और थेरेपेटिक जो रिलेशनशिप था इसको अब हमने एंड करना है, टर्मिनेट करना है, ठीक है। तो ये 4 फेजेस आपको पता होने चाहिए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कहां पे पूछा गया है, एम्स भुवनेश्वर स्टाफ नर्स 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ द नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप, स्टार्टिंग फेज जो नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप का है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड अकर। सबसे पहले क्या होगा, मतलब ड्यूरिंग द इनिशियल फेज में नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप में विच ऑफ द फॉलोइंग शुड अकर, क्या होगा, एनकरेजिंग वर्बलाइजेशन ऑफ फीलिंग, क्या हम एनकरेज करेंगे पेशेंट को कि वर्बलाइज करो अपनी फीलिंग्स को। एस्टेब्लिश थेरेपेटिक कॉन्टेक्ट, स्टार्टिंग में क्या हम एस्टेब्लिश थेरेपेटिक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, मतलब थेरेपेटिक कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिश करना, मतलब उसमें ही हम गोल सेटिंग वगैरह ये सारी चीजें करेंगे स्टार्टिंग में। या एक्सप्लोरिंग अल्टरनेटिव बिहेवियर, ये तो वर्किंग, ये एक्सप्लोरिंग अल्टरनेटिव बिहेवियर ये कब करेंगे हम, उसका वर्किंग फेज में करेंगे। एवेलुएटिंग प्लान ऑफ एक्शन, ये प्लान ऑफ एक्शन इवेलुएट कब करते हैं, लास्ट पे करते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एस्टेब्लिशिंग थेरेपेटिक कॉन्ट्रैक्ट। तो थेरेपेटिक कॉन्ट्रैक्ट कब हम बनाते हैं, इनिशियल फेज में बनाते हैं। तो देखो एक्सप्लोरिंग ऑल्टरनेटिव बिहेवियर, हम एक्सप्लोर करेंगे ऑल्टरनेटिव बिहेवियर, इज डन इनटू वर्किंग फेज, ये कब होगा, वर्किंग फेज में होगा। और इवैल्यूएशन प्लान एक्शन इज डन इन टर्मिनेशन फेज, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि वर्किंग फेज में जो है हम उसके बिहेवियर को एक्सप्लोर करेंगे, मतलब जो हम एक्सप्लोर करते हैं पेशेंट को समझते हैं वो हम वर्किंग फेज में समझेंगे। और जो हमने अब गोल्स अचीव किए या इवेलुएट कर रहे हैं अपने प्लान को कि क्या क्या हमको हासिल हुआ, वो हम कब करेंगे, टर्मिनेशन फेज में करेंगे। तो एस्टेब्लिशिंग थेरेपेटिक कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पेशेंट एंड नर्स, जो एस्टेब्लिश करते हैं हम थेरेपेटिक कॉन्ट्रैक्ट को, वो किसके बीच में, पेशेंट और नर्स के बीच में। एंड एनकरेजिंग टू वर्बलाइज फीलिंग एंड थॉट्स इज द पार्ट ऑफ ओरिएंटेशन फेज। और ओरिएंटेशन फेज में क्या आ गया, एनकरेजिंग टू वर्बलाइज फीलिंग, और अपनी फीलिंग्स को एनकरेज, मतलब ओरिएंटेशन में हम अभी
क्योंकि इसमें क्या है कि हम अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के बारे में बना रहे हैं, तो हम ओरिएंट करेंगे, हम पेशेंट को जो है एनकरेज करेंगे कि वो अपनी फीलिंग्स को हमें बताए, अपने थॉट्स को, वो क्या सोचता है, वो क्या समझता है, ये सारी ओरिएंटेशन में आ गई। तो मतलब एस्टेब्लिश करना थेरेपेटिक कॉन्टेक्ट बिटवीन पेशेंट, ये आ जाता है इनिशियल फेज में। तो एस्टेब्लिशिंग थेरेपेटिक कॉन्ट्रैक्ट between patient and nurses and encouraging to verbalize feeling and thoughts is the part of orientation phase। और हमको पूछा गया था ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ द नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप, नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप का जो इनिशियल फेज है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड अकर, सबसे पहले क्या होगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन हमको दिए गए हैं, एनकरेजिंग वर्बलाइजेशन ऑफ फीलिंग ये, और द एस्टेब्लिशिंग थेरेपेटिक कॉन्टैक्ट। सबसे पहले हम एस्टेब्लिश करेंगे थेरेपेटिक कॉन्टैक्ट को, उसके बाद हम क्या करेंगे, एनकरेज करेंगे वर्बलाइजेशन ऑफ फीलिंग को। ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे एक्सप्लोर ऑल्टरनेटिव बिहेवियर, उसके ऑल्टरनेट बिहेवियर को एक्सप्लोर करेंगे, फिर लास्ट पे इवैल्यूएशन पे पहुंचेंगे। तो कैसे ये स्टेप वाइज चारों चीजें आपको दी गई थी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कहां पे पूछा गया है, एम्स बठिंडा नर्सिंग ऑफिसर में क्वेश्चन पूछा गया है, 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ड्यूरिंग द ओरिएंटेशन फेज, ओरिएंटेशन फेज मतलब सेकंड फेज की बात हो रही है, ओरिएंटेशन फेज की, ऑफ द हेल्पिंग relationship, during the orientation phase of the helping relationship, nurse might do what, which following, nurse क्या कर रही है, मतलब orientation phase के बारे में हमको पूछा गया है। तो orientation phase में nurse क्या करती है, discuss the cards and flower in the room। अब देखो cards और flower in the room ये सब working phase के पेंट रहे हैं, यहाँ पे क्या है कि मतलब हम स्टिमुलाई चेक करेंगे, वो सब वर्किंग फेज में होगा, तो ये नहीं आएगा। नेक्स्ट है रिव्यू क्लाइंट हिस्ट्री टू आइडेंटिफाई पॉसिबल हेल्थ कंसर्न। अभी हम रिव्यू करेंगे क्लाइंट का जो है हिस्ट्री टू आइडेंटिफाई पॉसिबल हेल्थ कंसर्न, बिल्कुल ये आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे रिव्यू करेंगे हिस्ट्री को, आइडेंटिफाई करेंगे पॉसिबल हेल्थ कंसर्न पेशेंट का, ठीक है। ये हम किस में करते हैं, ओरिएंटेशन में। वर्क टुगेदर विद क्लाइंट टू एस्टैब्लिश गोल, ये हम करते हैं वर्किंग फेज में, ये वर्किंग फेज आ गया आपका, ठीक है। यूज थेरेपेटिक कम्युनिकेशन टू मैनेज द क्लाइंट कंफ्यूजन, तो थेरेपेटिक ये भी वर्किंग फेज में आ जाएगा, क्लियर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ओरिएंटेशन में हम क्या करते हैं, रिव्यू करेंगे क्लाइंट्स की हिस्ट्री को, टू, और क्यों रिव्यू करेंगे क्लाइंट की हिस्ट्री को, क्योंकि हमको आइडेंटिफाई करना है कि उसमें पॉसिबल हेल्थ कंसर्न क्या है। इज इट क्लियर, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कहां पे पूछा गया है, इग्नू पोस्ट बीएससी नर्सिंग 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मोस्ट ऑफ द गोल्स ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस रिलेशनशिप कैन बी अचीव ड्यूरिंग, कब गोल अचीव हो जाएंगे, क्या ओरिएंटेशन फेज में नहीं है, तो बिल्कुल स्टार्टिंग का फेज था, ठीक है। ट्रस्टिंग फेज तो देखा नहीं हमने कोई, टर्मिनेशन फेज में करेंगे क्या, टर्मिनेशन में तो एंड हो रहा है। तो हमको क्या पूछा गया है, हमको पूछा गया है मोस्ट ऑफ द गोल्स ऑफ नर्सिंग रिलेशनशिप कैन बी अचीव, कब गोल अचीव होंगे, जब हम वर्क करेंगे, तो वर्किंग फेज में गोल अचीव होते हैं, याद रखना। यहाँ पे कुछ का कंफ्यूजन जो है टर्मिनेशन फेज में होगा, टर्मिनेशन नहीं, टर्मिनेशन तो लास्ट पे है जब हम इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। तो इवेल्युएट हम कब करते हैं गोल्स को, टर्मिनेशन फेज में, लेकिन हमको पूछा गया है अचीव कब किए हैं, तो अचीव हम हमेशा किस में करेंगे, वर्किंग फेज में। कंफ्यूजन छोटा सा, देखो माइनर सा कंफ्यूजन, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इज इट क्लियर, समझ आ गया। अब देखो मोस्ट ऑफ द थेरेपेटिक वर्क फेज अकर ड्यूरिंग द वर्किंग फेज, तो मोस्ट जो है थेरेपेटिक वर्क जो है वो कब होगा, वर्किंग फेज में होगा नर्स के। नर्स पेशेंट थेरेपेटिक रिलेशनशिप, हेंस बिहेवियरल चेंज इज द फोकस ऑफ अटेंशन इन द फेज ऑफ रिलेशनशिप। तो जब जब पेशेंट का बिहेवियर चेंज हो जाएगा ना, कोई भी सवाल आपने पूछा वो ऑफेंसिव हो गया, या उसका बिहेवियर चेंज हो गया, उसकी हरकतें बदल गई, तो ये जो होगा ये सबसे ज्यादा फोकस्ड अटेंशन होगा नर्स के लिए थेरेपेटिक रिलेशन फेजेस, मतलब यहाँ पे हर चीज को समझने के लिए, ठीक है। फेज ऑफ रिलेशनशिप और जो थेरेपेटिक बिहेवियर में ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जब बिहेवियर चेंज होगा तो उसको ऑब्जर्व करना है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां पे पूछा गया है, केरला पीएससी स्टाफ नर्स 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ड्यूरिंग द वर्किंग फेज के दौरान ऑफ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। अब देखो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप थेरेपेटिक रिलेशनशिप हो रहा है, उसके दौरान द मेंटली इल क्लाइंट ब्रेक्स अपॉइंटमेंट, तो वो ब्रेक कर रहा है अपॉइंटमेंट को, ठीक है। कम्स लेट टू द थेरेपी, मतलब यहाँ पे क्या है, थेरेपेटिक रिलेशनशिप, पेशेंट का इलाज चल रहा है नर्स के पास, और नर्स जो है थेरेपीज ले रही है, पेशेंट की काउंसलिंग ले रही है, बट पेशेंट क्या कर रहा है, वो ब्रेक कर रहा है अपॉइंटमेंट को, या तो वो आ नहीं रहा है, अगर आ रहा है तो वो लेट आ रहा है टू द थेरेपी, एंड बीइंग
फॉरगेटफुल, वो भूल रहा है कि क्या बोला था लास्ट टाइम थेरेपी में, वो ध्यान नहीं दे रहा है, मतलब आ नहीं रहा है, वो भाग रहा है उस चीज से, थेरेपी से भाग रहा है। द नर्स आइडेंटिफाइज दैट दिस बिहेवियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये जो बिहेवियर है पर्सन का, ये जो बिहेवियर है क्लाइंट का, ये जो बिहेवियर है पेशेंट का, ये किसकी एग्जाम्पल है, हमको पूछा गया है। क्या वो रेजिस्टेंस कर रहा है, या वो काउंटर ट्रांसफर तो नहीं आएगा, ट्रांसफर भी नहीं आएगा, या वो बाउंड्री वायोलेशन कर रहा है, नहीं, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये रेजिस्टेंस शो कर रहा है, ठीक है, RESISTENS रेजिस्टेंस शो कर रहा है, उसके खिलाफ जो है थेरेपी के खिलाफ, उसके टाइमिंग के खिलाफ एक रेजिस्टेंस शो कर रहा है, ये प्रॉपर गाइडलाइन पे नहीं चल रहा है। तो देखो क्या है, रेजिस्टेंस बिहेवियर आर कॉन्शियस नेचुरल सुप्रेशन, ये क्या है, ये कॉन्शियस नेचुरल सुप्रेशन है, रिप्रेशन है ऑफ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंटरस्पेक्शन ऑफ सिम्टम, ब्रेकिंग अपॉइंटमेंट, ये ब्रेक कर रहा है अपॉइंटमेंट को, ठीक है, कमिंग लेट टू हिज सेशन, लेट आ रहा है अपने सेशंस में, ठीक है, बीइंग फॉरगेटफुल एंड साइलेंट एंड स्लीपी इन सेशन, तो साइलेंट रह रहा है, इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा है, इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, स्लीपी, सोया रह रहा है सेशन के दौरान, तो ये सब किस में आ जाएगा, रेजिस्टेंट बिहेवियर में आ जाता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जिपमर स्टाफ नर्स में पूछा गया है, 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है ए फिनोमिनन ड्यूरिंग थेरेपेटिक नर्सिंग क्लाइंट रिलेशनशिप, एक फिनोमिना जो है, ए फिनोमिनन ड्यूरिंग थेरेपेटिक नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप व्हेन क्लाइंट अनकॉन्शियसली एट्रीब्यूट और ट्रांसफर, जब क्लाइंट क्या कर रहा है, अनकॉन्शियसली ट्रांसफर कर रहा है, एट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब थोप रहा है, चेंज कर रहा है, क्या चेंज कर रहा है, टू द नर्स फीलिंग एंड बिहेवियरल predisposing form formed towards a person from his or her past। मतलब यहाँ पे क्या है, सिंपली जो थेरेपेटिक नर्स, जो नर्स जो है थेरेपी ले रही है, सेशन ले रही है पेशेंट के साथ, पेशेंट क्या कर रहा है, वो एट्रीब्यूट कर रहा है अनकॉन्शियसली, मतलब कॉन्शियसली, जानबूझ के नहीं, अनकॉन्शियसली वो नर्स को रिलेट कर रहा है अपने पास्ट के साथ, क्लियर, जबकि उसके इवेंट के साथ उस नर्स का कोई लेना देना नहीं था, बट वो कर क्या रहा है, वो ट्रांसफर कर रहा है अपने जो उसके इमोशंस थे वो डायरेक्टली, मतलब इसको मैं कैसे समझाऊं आपको, तो आप ऐसे समझो कि अगर एक पेशेंट को घर पे गुस्से से, मतलब उसको अब मेंटली इल पेशेंट है तो उसे गुस्से से बिहेव कर रहे हैं, उसकी सिस्टर या उसका ब्रदर उससे गुस्से से बिहेव कर रहा है, तो उसका एक ट्रॉमा है, और जब नर्सिंग स्टाफ अगर उसके साथ थेरेपी कर रही है और नर्स जो है थोड़ा सा अगर वो हार्श हो गई, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हुई, तो वो क्या करेगा, वो एट्रीब्यूट करेगा, उसको वो नर्स नहीं लगेगी, उसको वो वही अपनी सिस्टर लगेगी। इसका ये सीधा सीधा ये मतलब है समझाने का। तो मतलब अनकॉन्शियस जो एट्रीब्यूट होता है, ट्रांसफर होता है, तो अनकॉन्शियस एट्रीब्यूट टू द नर्स फीलिंग एंड बिहेवियरल predisposition from towards a person from his or her past is, तो अपने पास्ट से वो रिलेट कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, क्या रिस्ट्रेन कहते हैं, तो अभी हमने पढ़ा रेजिस्टेंस नहीं होता, क्या बाउंड्री वायलेशन होता है, तो नहीं, क्या ट्रांसफर होता है, तो बिल्कुल, ये देखो ऑप्शन में भी, यहाँ पे इसने क्वेश्चन में ही हमको ट्रांसफर, बस एट्रीब्यूट का आपको पता होना चाहिए, एट्रीब्यूट का मतलब ही होगा ट्रांसफर करना। और काउंटर ट्रांसफर क्या हुआ, काउंटर ट्रांसफर जब उल्टा हो जाए, जब नर्स अपने पास्ट के साथ पेशेंट का रिलेट करना स्टार्ट हो जाए, मतलब काउंटर ट्रांसफर हो गया वो। इज इट क्लियर? तो देखो, रेजिस्टेंस, ट्रांसफर, काउंटर ट्रांसफर एंड बाउंड्री वायलेशन आर थेरेपेटिक इम्पासेस। थेरेपेटिक इम्पासेस का मतलब ये ब्लॉक्स हैं, मतलब ये थेरेपी के बीच में रोड़े हैं, ठीक है, ये थेरेपी जो थेरेपेटिक रिलेशनशिप है उनको बीच में रोकता है, मतलब थेरेपी पे इफेक्ट डालता है। ये कौन कौन इफेक्ट डालता है, एक तो रेजिस्टेंस, अब पेशेंट टाइम पे आएगा ही नहीं, पेशेंट अपना इलाज टाइम पे कराएगा नहीं, सेशन के बीच में सोया रहेगा, तो उसको वो कहां से वो थेरेपी प्रॉपर मिलेगी, वो कहां से पूरी तरह से ठीक हो पाएगा। उसके बाद काउंटर ट्रांसप्लांट, अब देखो जो नर्स थेरेपी दे रही थी वही काउंटर ट्रांसफर हो रही है, वही कुछ और मतलब से देख रही है अपने पेशेंट को। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक ऐसी पेशेंट उसके सामने आ रही है जो उसकी सिस्टर के जैसी, सिस्टर की सेम एज की है, और नर्स जो है वो डायरेक्टली समझिए मेरी सिस्टर जैसी, तो वो क्या थेरेपी दे पाएगी, तो काउंटर ट्रांसफर भी नहीं, ये भी क्या है, रोड़ा बन जाता है, ब्लॉक बन जाता है थेरेपेटिक रिलेशनशिप में। बाउंड्री वायलेशन, अब आपने कोई बाउंड्री रखी वही वायलेट हो रही है बार बार, ठीक है, नर्स की तरफ से या पेशेंट की तरफ से, ये भी क्या है, ये भी ब्लॉकेज है आपके थेरेपेटिक रिलेशनशिप में। इज इट क्लियर? तो काउंटर ट्रांसफर का मतलब क्या हो गया, रेफर्स टू द नर्सिस बिहेवियर। अब ये किसको रेफर करता है, नर्स के बिहेवियर को। इमोशनली रेस्पॉन्स टू द क्लाइंट, नर्स जो है वो इमोशनली रेस्पॉन्स कर रही है क्लाइंट के साथ। दिस रेस्पॉन्स में बी रिलेटेड टू अनरिजॉल्व्ड फीलिंग ऑफ। अब वो रेस्पॉन्स क्या हो सकता है, या तो अननेसेसरी वो गुस्सा कर रही है उस पर, ठीक है, हॉस्टिलिटी शो कर रही है टुवर्ड्स क्लाइंट विच
ओरिजिनेट इन नर्सेज पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस, जो नर्स का कोई पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस था उसकी वजह से जो है यहाँ पे नर्स क्या कर रही है, काउंटर ट्रांसफर कर रही है, अपने पास्ट से रिलेट कर रही है। रिवर्स ऑफ ट्रांसफर, तो नाम ही है काउंटर ट्रांसफर, तो ये काउंटर ट्रांसफर का मतलब हो गया रिवर्स ऑफ ट्रांसफर विच ओरिजिनेट इन नर्सेज टुवर्ड पेशेंट। लेकिन ट्रांसफर में क्या होता है, ट्रांसफर में जो है ट्रांसफर किसके अंदर आता है, ये पेशेंट के अंदर आता है टुवर्ड्स नर्स। ठीक है, पेशेंट अपने पास्ट से कुछ रिलेट करके नर्स को देख रहा है, और नर्स जब उस उल्टा करे, नर्स अपने पास्ट एक्सपीरियंस को लेके कुछ पेशेंट को ट्रीटमेंट में लाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, काउंटर ट्रांसफर बोलेंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहां पे पूछा गया, यूपीयूएमसी नर्सिंग ऑफिसर 2023 में पूछा गया है। अब ट्रांसफर और काउंटर ट्रांसफर पे मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई कंफ्यूजन होगा, अगर होगा भी तो नेक्स्ट लेक्चर में और ज्यादा क्लियर करेंगे। क्लियर? इन वर्किंग विद द पेशेंट, अब जब काम चल रहा है पेशेंट के साथ, वर्किंग हो रही है, इन वर्किंग विद द पेशेंट व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर द पेशेंट फॉर द टर्मिनेशन फेज। मतलब 4 फेजेस थे, एक तो पहले ओरिएंटेशन से पहले, मतलब 4 फेजेस हैं, वर्किंग फेज है, टर्मिनेशन फेज है। अब ये कह रहा है कि टर्मिनेशन फेज की बात कब करेंगे, क्या प्री इंटरेक्शन फेज में करेंगे? पहला तो प्री इंटरेक्शन था, मतलब 4 फेज है हमारे पास। पहला क्या है, प्री इंटरेक्शन फेज, दूसरा ओरिएंटेशन फेज, तीसरा वर्किंग फेज, चौथा टर्मिनेशन फेज। हमको पूछ रहा है कि ये जो टर्मिनेशन फेज है इसका प्लान हम कब बनाते हैं, क्या हम प्री इंटरेक्शन फेज में बनाएंगे इसका प्लान, क्या हम ओरिएंटेशन में बनाएंगे, क्या हम ट्रीटमेंट फेज में बनाएंगे? देखो, प्री इंटरेक्शन में तो नहीं बनाएंगे क्योंकि स्टार्टिंग ही है अभी। क्लियर? मतलब और पेशेंट हमारे सामने है ही नहीं अभी। ओरिएंटेशन में हम गोल सेट करते हैं और ओरिएंटेशन में ही हम डिसाइड करते हैं कि हमने टर्मिनेशन फेज कितनी देर की थेरेपी लेनी है, कितना क्या करना है, तो ओरिएंटेशन में वो बता दिया जाता है। समझ आ गया? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओरिएंटेशन बी इसका आंसर आएगा। तो देखो, प्रेपरेशन ऑफ द टर्मिनेशन फेज बिगन्स इन द ओरिएंटेशन फेज। ये जो प्रेपरेशन होती है टर्मिनेशन की, ये कब होती है, ओरिएंटेशन फेज में होती है। व्हेन द ड्यूरेशन एंड लेंथ ऑफ द नर्सिंग क्लाइंट रिलेशनशिप वाज एस्टेब्लिश्ड, जब हम नर्स और क्लाइंट का जो थेरेपेटिक रिलेशनशिप है, इसकी दूरी, इसकी जो ड्यूरेशन है, इसका जो टाइम है, वो हम डिसाइड करते हैं कब, ओरिएंटेशन फेज में, तभी हम इसका टर्मिनेशन भी प्लान कर देते हैं। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? देखो, साइकेट्री में एक चीज मैं आपको बोलूंगा, जैसे अभी तक आपने मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग देखा, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। उसके बाद आपने ऑब्स एंड गायनी देखा, मैटरनिटी नर्सिंग, वो भी इंटरेस्टिंग था। फंडामेंटल भी कुछ हद तक इंटरेस्टिंग होता है, कॉज उसमें प्रोसीजर वगैरह होते हैं। बट जो एक साइकेट्रिक नर्सिंग है ना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा बोर्डम लगता है हमें। बट मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप साइकेट्रिक नर्सिंग को थोड़ा ध्यान से देखोगे, थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे, तो साइकेट्री के इजी क्वेश्चन आते हैं एज कंपेयर टू एमएसएन, एज कंपेयर टू फंडामेंटल। एक तो देखो, फंडामेंटल, एमएसएन, इनका बहुत ज्यादा सिलेबस है, साइकेट्री का उतना सिलेबस नहीं है, साइकेट्री कम है। ठीक है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग का उतना ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं होता है, इसका थोड़ा कम सिलेबस होता है। बट ध्यान सिर्फ आपको इतना रखना है, इसमें टर्मिनोलॉजीज पे ध्यान रखना है, इस पे क्वेश्चन को पढ़ते टाइम आपको समझ आनी चाहिए, क्योंकि सारा खेल ही दिमाग का खेल है, साइकेट्री का है। ठीक है, मेंटल हेल्थ, तो आपका मेंटल स्टेटस जो है ना, क्वेश्चन पढ़ते टाइम वो बिल्कुल अवेयर होना चाहिए। और वो अवेयर कब होगा, जब आपने पहले साइकेट्री को पढ़ा होगा, पहले आपने ध्यान से पढ़ा होगा, तब जाके आप उसके आंसर वहां ठीक ठीक कर पाओगे। बिकॉज मैंने कहा ना आपको, नेगेटिव अगर होते हैं सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट में आपके नेगेटिव मार्किंग होती है, तो साइकेट्री में होती है। कॉज इसमें हमको ऐसा लगता है कि हमें आता है और हमें गलत आता है। ठीक है, तो इसलिए इस सब्जेक्ट को थोड़ा बारीकी से पढ़ना। अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो कमेंट्स में बताओ क्या क्या चीजें समझ नहीं आई, मैं आपको कमेंट में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। अदरवाइज मैं नेक्स्ट जो टॉपिक्स आएंगे उनमें वो पिछले डाउट्स को भी लेके आऊंगा। ठीक है, तो कमेंट जरूर करना अगर आपको यहाँ पे डाउट होगा। देखो, बाकियों में ज्यादा मैं डाउट के ऊपर नहीं बोलता हूँ, कॉज मुझे पता है एमएसएन में कभी डाउट नहीं आएगा आपको, कॉज एमएसएन मेरी स्पेशलिटी है, उसमें डाउट नहीं आने दूंगा। ऑब्स एंड गायनी में डाउट नहीं आने दूंगा, इवन साइकेट्री में भी मैं डाउट नहीं आने दूंगा। बट साइकेट्री सब्जेक्ट ही ऐसा है कि इसमें थोड़ा बहुत डाउट आ ही जाता है। ठीक है, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस तरह से इतने सिंपल वे में आपको पढ़ाऊं कि आपको डाउट ही ना रहे। ठीक है, बट फिर भी अगर डाउट होता है तो कोई बात नहीं, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो डाउट्स होंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कहां पे पूछा गया है, जिपमर स्टाफ नर्स 2013 में पूछा गया है, द मोस्ट डिफिकल्ट एंड क्रिटिकल फेज ऑफ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इज। अब ये कह रहा है नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के दौरान जो है सबसे डिफिकल्ट फेज कौन सा होता है? क्या ओरिएंटेशन फेज डिफिकल्ट होता है, स्टार्टिंग वाला? क्या वर्किंग फेज, जब हम काम कर रहे हैं पेशेंट के साथ, वर्किंग कर रहे हैं, अब हम थेरेपी का यूज कर रहे हैं, तब है? क्या टर्मिनेशन फेज, अब जब एंड करना है, वो दिक्कत देगा? या इंडक्शन फेज? इंडक्शन फेज नहीं आएगा इसमें, ओरिएंटेशन भी नहीं आएगा, इंडक्शन भी नहीं आएगा, टर्मिनेशन फेज आता है। तो जब हमने टर्मिनेट करना होता है ना, क्योंकि वहां पे क्या होता है ना, जो साइकेट्रिक पेशेंट होता है उसे ऐसा लगता है कि अब मतलब वो एक रिलेशनशिप बिल्ड कर चुका है।
क्लियर, उसका जो उसके इमोशंस जुड़ चुके हैं। आप तो बिल्कुल मेंटल स्टेटस आपका बिल्कुल सही है नर्सिंग ऑफिसर का, बट जो सामने वाला है वो इमोशनली उतना स्टेबल नहीं होता। तो अगर दिक्कत होती है तो वो कहाँ पे होती है सबसे ज्यादा? टर्मिनेशन फेज में होती है। तो देखो, टर्मिनेशन फेज इज मोस्ट डिफिकल्ट एंड क्रिटिकल बिकॉज बोथ द नर्स एंड क्लाइंट में एक्सपीरियंस फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड लॉस। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखो सारी कहानियां बताई जा रही हैं पेशेंट के थ्रू। कई कबार ऐसा भी होता है कि नर्सिंग ऑफिसर जो नर्स कहानी सुन रही है वो भी थोड़ा इमोशनली अटैच हो जाते हैं, बट उतना नहीं, ज्यादा जो दिक्कत होगी वो पेशेंट को होती है। एक्सपीरियंस फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड लॉस। गोल ऑफ दिस फेज इज टू ब्रिंग द थेरेपिटी एंड ऑफ रिलेशनशिप। क्योंकि अब देखो होता क्या है कि ओवर एक्सप्रेस कर रहा है पेशेंट, आपको बहुत ज्यादा बोल रहा है, आपको इस थेरेपी को अब एंड भी करना है, सेशन को एंड भी करना है। तो ये इंपॉर्टेंट तो है ही ये वाला सेशन, क्योंकि हमको थेरेपी को एंड करना है, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल यहीं पे इसी फेज में आ जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? RUHS पोस्ट बेसिक नर्सिंग 2015 में पूछा गया है, व्हेन अ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इज एंडिंग द पेशेंट में रिएक्ट बाय। अब जब एंड हो रहा है, देखो ये अब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन से आपको काफी चीजें समझ में आएंगी। तो व्हेन अ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इज एंडिंग, जब ये रिलेशनशिप का एंड हो रहा है, मतलब टर्मिनेशन फेज की तरफ हम गए, द पेशेंट में रिएक्ट बाय। पेशेंट कैसे रिएक्ट करता है? क्या पेशेंट रिजेक्ट कर देता है, रिजेक्टिंग द नर्स, रिजेक्ट करता है नर्स को, या बिकमिंग एंग्री, उसको गुस्सा आएगा, या रिग्रेसिंग एंड विड्रॉल, रिग्रेस करेगा, विड्रॉल कर देगा, या एक्सेप्टेंस। देखो एक्सेप्टेंस तो बहुत मुश्किल सी चीज है। यहाँ पे पेशेंट क्या करता है? रिजेक्ट कर देता है नर्स को, रिजेक्टिंग द नर्स, क्योंकि उसको फियर होता है कि अब ये एंड हो रहा है थेरेपेटिक, मैं इससे पहले ही रिजेक्ट कर दूंगा। या वो एंग्री हो जाएगा। वो एंग्री क्यों होगा? कि ये थेरेपी एंड हो रही है, फ्रस्ट्रेशन में वो एंगर शो करेगा। ये बेसिकली अपना डिफेंस शो करता है। या रिग्रेशन एंड विड्रॉल। रिग्रेशन एंड विड्रॉल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि पेशेंट अभी तो सही बिहेव कर रहा था, लेकिन जैसे ही टर्मिनेशन आया वो अपने पुराने फेज में चले गया, वो चिड़चिड़े फेज में। अब मतलब उसको ऐसा लगा कि अब ये एंड हो रही है थेरेपी, तो मुझे कोई जरूरत नहीं अच्छा बन के रहने की। तो ऐसा वो अपने पुराने फेज में चले जाएगा, अपने पागलपन में चले जाएगा कुछ टाइम के लिए। इज इट क्लियर? तो देखो अब इसका आंसर क्या है? आंसर ए इसका करेक्ट है। व्हेन अ थेरेपेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इज एंडिंग इन द टर्मिनेशन और सेपरेशन फेज, द पेशेंट में रिएक्ट बाय बिकमिंग एंग्री। पेशेंट गुस्सा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंसिंग फ्रॉम द रिलेशनशिप एंड द रिटर्न ऑफ सिम्टम एंड डिपेंडेंसी। अब यहाँ पे क्या है? रिटर्न ऑफ सिम्टम्स, उसके सिम्टम वापस आ सकते हैं डिपेंडेंसी की वजह से। तो रिलेशनशिप, ये थेरेपेटिक नर्स में दिक्कत आती है। अब देखो क्वेश्चन क्या था? नर्सिंग पेशेंट रिलेशनशिप जब एंड होगा, द पेशेंट में रिएक्ट बाय, क्या क्या रिएक्ट करेगा? बिकमिंग एंग्री, क्या वो गुस्सेल हो जाएगा, एंग्री हो जाएगा? रिग्रेशन एंड विड्रॉल करेगा, एक्सेप्टेंस करेगा, या रिजेक्टिंग द नर्स? तो रिजेक्टिंग द नर्स इसका क्या आएगा? मोस्ट प्रोबेबल आंसर आएगा। और यही जो है RUHS पोस्ट बेसिक नर्सिंग में भी इसी को आंसर सही माना गया है। इज इट क्लियर? RUHS MSc नर्सिंग में 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग इज फैसिलिटेटेड बाय स्टडी ऑफ। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग जो है ये फैसिलिटेट की थी स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी थी ये, किसने किया था, क्या कहते हैं स्टडी को? तो न्यूमैन्स विंडो कहते हैं, ठीक है, कोठारी विंडो कहते हैं, जौहरी विंडो कहते हैं, या रॉबर्ट विंडो कहते हैं, जो कि सेल्फ अंडरस्टैंडिंग करवाए। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग इज फैसिलिटेटेड बाय स्टडी ऑफ। तो याद रखना जौहरी विंडो। क्या होती है जौहरी विंडो? समझो। तो देखो क्या है जौहरी विंडो जो है, क्रिएटेड बाय जोसेफ लुफ्ट एंड हैरी इंगमैन, या INGHAM, इंगम, जो भी आपने पढ़ना है, इन 1955। इट इज विजुअल फ्रेमवर्क टू इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस। ये एक विजुअल फ्रेमवर्क है जिससे हम इंक्रीज कर सकते हैं अपनी सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में जो जागरूकता हम कर सकते हैं। विंडो क्या है? देखो 4 क्वाड्रेंट होते हैं इसमें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट इसका, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है इसका, ये, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, अब देखो क्या क्या है इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो आ जाता है, या इसको हम क्या कहते हैं? ओपन ब्लाइंड एरिया, जिसको क्वाड्रेंट 1 का नाम दिया है। थिंग्स वी नो अबाउट आवर सेल्फ एंड अदर नो। तो पहले क्वाड्रेंट पे हम क्या रखते हैं? नो अबाउट, जो हम जानते हैं अपने बारे में। नो टू सेल्फ और नो टू अदर्स, पहले क्वाड्रेंट में हम इसको रखते हैं। इज इट क्लियर? उसके बाद ब्लाइंड एरिया, जिसको क्वाड्रेंट 2 बोलते हैं। थिंग्स वी डोंट नो ऑफ आवर सेल्फ, नॉट नो टू सेल्फ, खुद के बारे में नहीं जानते हैं, नो टू अदर, लेकिन दूसरे जानते हैं, उन चीजों को हम यहाँ लिखेंगे ब्लाइंड स्पॉट में। क्लियर? बट अदर नो, मतलब हम जो चीजें अपने बारे में नहीं जानते हैं लेकिन दूसरे जानते हैं, तो ये किस में आ गया? ब्लाइंड एरिया में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। हिडन एरिया जो है क्वाड्रेंट C, थिंग्स वी नो अबाउट आवर सेल्फ
बट कीपिंग हिडन फ्रॉम अदर, हम जानते हैं अपने बारे में लेकिन हम दूसरों से उनको छुपा के रखते हैं, तो वो क्या क्या चीजें हैं, वो हिडन एरिया में आएगा। तो मतलब नो टू सेल्फ, खुद के बारे में जानते हैं, नो टू सेल्फ खुद के बारे में जानते हैं, और नॉट नो टू अदर क्योंकि हम उसको छुपा के रख रहे हैं। और लास्ट जो आ जाती है आपकी अननोन एरिया आ जाता है क्वाड्रेंट 4, इसमें थिंग्स अननोन टू अस एंड बाय अदर। तो जो ये वाला आ गया इसमें क्या है, नॉट नो टू सेल्फ, ना ही खुद जानते हैं अननोन, और नॉट बाय अदर। तो ये वाला जो है, ये क्या इस क्वाड्रेंट से हमें क्या पता चलेगा, इस क्वाड्रेंट से हमको अपने बारे में जानने के लिए, मतलब सेल्फ अवेयरनेस के लिए ये फैसिलिटेट किया गया। तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग इज फैसिलिटेटेड बाय, तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग इस मॉडल से जो है हमको पता चलती है। क्या क्या चीजें आ जाती हैं इसमें, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो सबसे पहला जो है ओपन एरिया, जिसमें नो टू सेल्फ नो टू अदर, हमको वो चीजें जो मुझे अपने बारे में पता है और सबको पता है, तो पहले क्वाड्रेंट में। दूसरा हो गया नॉट नो टू सेल्फ, मुझे खुद पता नहीं है लेकिन दूसरों को पता है, मेरी में क्या कमियां हैं, यहाँ से मुझे वो पता चलेंगी। तीसरा हो गया हिडन एरिया, मुझे अपने बारे में ये चीजें पता है बट मैंने ये किसी को नहीं बताया, सबसे छुपा के रखी, तो वो यहाँ आ गई। और चौथा हो गया अननोन, ना मुझे पता है ना किसी को पता है। समझ आ गया? इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कहाँ पे पूछा गया है, यूपी यूएमसी नर्सिंग ऑफिसर जुलाई 2023 में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, when used in the context of nursing, which quadrant of the Johari window has नॉन प्रोडक्टिव स्पेस? अब देखो ये कह रहा है कि जब हम व्हेन यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग के कॉन्टेक्स्ट में विच क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट जौहरी विंडो का है, हैज नॉट प्रोडक्टिव स्पेस फॉर इंडिविजुअल विच हाइंडर्स कम्युनिकेशन विद ईच अदर, एक दूसरे से कम्युनिकेशन को हैंडल रखा जा रहा है, छुपाया जा रहा है। मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात है, क्या पूछा जा रहा है आपको, विच क्वाड्रेंट ऑफ द जौहरी विंडो हैज नॉन प्रोडक्टिव स्पेस, नॉन प्रोडक्टिव स्पेस है फॉर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के लिए, विद हाइंडर्स कम्युनिकेशन विद ईच अदर, मतलब यहाँ पे ना खुद उसको पता है ना किसी को पता है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट था आपका, तो कौन सी बात हो रही है, अननोन एरिया की बात हो रही है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया है, RUHS MSc नर्सिंग एंट्रेंस 2022 में पूछा गया है। क्या पूछा गया है, नर्सेज कैन हेल्प पेशेंट टू एन अननोन एरिया ऑफ जौहरी विंडो, नर्सेज जो है वो हेल्प करती हैं पेशेंट को अननोन एरिया ऑफ जौहरी विंडो। अब अननोन एरिया ऑफ जौहरी विंडो मतलब थर्ड की बात हो रही है यहाँ पे। बाई क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट दैट एनकरेज, वो एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करती है जिससे पेशेंट जो है एनकरेज होते हैं क्या करने के लिए, सेल्फ डिस्कवरी करने के लिए, सेल्फ स्टीम के लिए, सेल्फ कंसेप्ट के लिए, या सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए। तो बेसिकली अपने बारे में जानने के लिए, सेल्फ डिस्कवरी करने के लिए उसको जो है प्रोत्साहित किया जाता है। तो नर्स कैन हेल्प पेशेंट टू एन अननोन एरिया ऑफ जौहरी विंडो बाय क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट दैट एनकरेज सेल्फ डिस्कवरी। तो क्या था इसका मोटिव ही क्या था, तो मोटिव ही क्या था, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, मतलब सेल्फ डिस्कवरी अपने बारे में। क्लियर? तो यहाँ पे कोई एस्टीम बढ़ाने के लिए बात नहीं हो रही है, हम उसे मोटिवेट नहीं कर रहे। सेल्फ कॉन्सेप्ट ये भी नहीं आएगा, ये भी रिलेवेंट वर्ड नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई रिलेवेंट वर्ड नहीं है, तो यहाँ पे सेल्फ डिस्कवरी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इग्नू पोस्ट बेसिक नर्सिंग 2011 में पूछा गया है, ऑल फॉलोइंग आर थेरेपेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक, ये सब जो है थेरेपेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक है एक्सेप्ट एक को छोड़ के, मतलब 3 जो है वो थेरेपेटिक कम्युनिकेशन की टेक्निक होंगी लेकिन एक जो है वो टेक्निक नहीं होगी। तो सबसे पहले है एडवाइसिंग, आप एडवाइस करो। साइकेट्रिक पेशेंट को कभी भी हम एडवाइस नहीं करते, याद रखना। ये थेरेपेटिक जो रिलेशनशिप है थेरेपेटिक कम्युनिकेशन की टेक्निक में नहीं आता है। ऑब्जर्व करते हैं, बिल्कुल करते हैं। सुनते हैं, बिल्कुल। और साइलेंट रहते हैं, चुप करके सुनते हैं, उसकी बात बिल्कुल सही, तीनों सही है। और इसका ए आंसर आ जाएगा। देखो, थेरेपेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक, अ वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन नर्स एंड क्लाइंट। अब ये एक तरीका है कम्युनिकेशन बनाने का नर्स और क्लाइंट के बीच में, दैट हेल्प्स द क्लाइंट इन कंस्ट्रक्टिव वे, जो हेल्प करता है क्लाइंट को एक कंस्ट्रक्टिव वे में। इट आर लिसनिंग फोकसिंग, देखो क्या क्या है इसमें, लिसन करना, सुनना, उसको फोकस करना, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना। मैंने आपको बताया कि ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं, कोई क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछना है कि जिससे कॉन्वर्सेशन स्टॉप हो जाए। ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। पैराफ्रेजेस लेंगे, ठीक है। रेस्टिंग करेंगे, मतलब एकदम से सवालों पे सवाल नहीं, थोड़ा पॉज भी लेंगे। क्लैरिफाई करेंगे, साइलेंस रखेंगे। ब्रॉड ओपनिंग क्लैरिफिकेशन देंगे पेशेंट को, अगर कहीं पे वो गलत है तो उसको एक ब्रॉड ओपनिंग क्लैरिफिकेशन देनी है हमने, ठीक है। रिफ्लेक्शन, ह्यूमर, इन्फॉर्म रिफ्लेक्शन, ह्यूमर, इन्फॉर्मिंग, शेयरिंग, परसेप्शन, थीम, आइडेंटिफिकेशन, समराइजेशन, मार्किंग, ऑब्जर्वेशन, ये सब क्या आ जाते हैं, ये सब थेरेपेटिक कम्युनिकेशन के
पार्ट्स हैं, सब चीजें आती हैं, एक एक को आप खुद से भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको शॉर्ट में बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां पे पूछा गया है, एम्स पटना में पूछा गया है, 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कम्युनिकेशन टेक्निक इन विच रिपीटिंग द मेन आइडिया ऑफ व्हाट द पेशेंट जस्ट सेड। मतलब हम क्या कर रहे हैं कम्युनिकेशन टेक्निक में, हम रिपीट करते हैं, जैसे ही पेशेंट ने अभी कुछ कहा हमने उसी बात को रिपीट किया। जब हम रिपीट करेंगे उस चीज को, उसको हम क्या कहेंगे, क्या हम उसको रीस्टार्टिंग कहेंगे, रिफ्लेक्टिंग कहेंगे, क्लैरिफाइंग करेंगे, या ब्रॉड ओपनिंग कहेंगे। याद रखना, हम रिपीट कर रहे हैं तो इसको हम रीस्टार्टिंग कहते हैं, हम रिपीट करते हैं उसके आइडिया को। फॉर एग्जांपल, रिपीटिंग द मेन आइडिया और थॉट एक्सप्रेस्ड और सेड बाय पेशेंट। पेशेंट ने अभी कुछ आइडिया या थॉट बताया, अब जिससे हमको उसके बारे में जानने को मिलेगा, पता चलेगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, तो हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे उस फ्रेज को, कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे, रीस्टार्टिंग। ठीक है, इज इट क्लियर। तो देखो आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखी हैं, मैंने ज्यादा नहीं आपको, देखो साइकेट्री का जो है इसका बहुत लंबे ड्यूरेशन के लेक्चर मैं खुद ही कोशिश करूंगा कि ना रहे, क्योंकि इसमें ना आपको रिवीजन बहुत जरूरी है। और इन लेक्चर्स को अगर आप बाकी लेक्चर्स को 2x पे भी देखते थे, स्पीड बढ़ा के भी देखते थे, कोई इशू नहीं, बट इन लेक्चर्स को स्पीड बढ़ा के मत देखो, इन लेक्चर्स को धीरे धीरे देखो, समझो। और इसमें जो भी टर्म आ रही है, ठीक है, जितनी भी टर्म्स आ रही हैं उन टर्म्स को जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं वो तो ठीक है, बट अगर कोई टर्म्स मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, डायरेक्टली गूगल करो और उसको लिखो, कॉज साइकेट्री की गेम सारी डेफिनेशन पे और टर्मिनोलॉजीज पे है। अगर आपको डेफिनेशंस क्लियर है, अगर आपको टर्मिनोलॉजीज क्लियर है, और अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो आपके साइकेट्री के कोई भी क्वेश्चन गलत होने के चांस कभी नहीं बनेंगे, ये ध्यान रखें। अब देखो ये जो इमेज है, यहाँ पे आपको क्या मैं कहूंगा, तो ईयर ऑफ हॉस्टल स्ट्रगल, जितना भी आपने स्ट्रगल किया, जो भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो उसका आपको पे ऑफ जरूर मिलेगा। अगर आप इस सिचुएशन में अभी हो, आप जरूर इस सिचुएशन में एक दिन पहुंचोगे, नर्सिंग ऑफिसर बनोगे, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर्व करोगे, और आप एक बहुत बेस्ट नर्सिंग ऑफिसर बनोगे, और आप स्टैंडर्ड सेट करोगे अपने हेल्थ केयर सोसाइटी का, आप बहुत ही अच्छे ऊंचे दर पे लेके जाओगे नर्सिंग केयर को और नर्सिंग प्रोफेशन को। मुझे बिल्कुल उम्मीद है आप जो नॉर्सेट के एस्पिरेंट्स या DSP किसी भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मुझे पूरा भरोसा है कि आप एक बेस्ट नर्स बनोगे और एक बेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी आने वाले फ्यूचर में पेशेंट्स को हेल्थ केयर प्रोवाइड करोगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताना है। और लास्ट में वापस से मैं आपको कहूंगा, ये 3 प्लेटफॉर्म्स जो कि हमारा इंस्टाग्राम पेज है, इसको जरूर फॉलो करो, उसके बाद हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों को ज्वाइन करो, कॉज तीनों प्लेटफॉर्म पे आपको नर्सिंग ऑफिसर बनाने के लिए कंटेंट रोज डिलीवर किया जा रहा है, बिना किसी दिन की रुकावट के। रोज हमारी टीम लगी हुई है ताकि हम अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाएं। तो जितना हो सके उतना सपोर्ट आप शो करो, जितना हो सके उतना PR यादव सारथी बैच को शेयर करो, इन लेक्चर्स को जितना हो सके शेयर करो, कॉज मुझे पता है कि क्वालिटी कंटेंट नहीं मिल पा रहा है। कई बार हम कोर्सेज भी खरीदते हैं, बट उसमें एक सब्जेक्ट सही से पढ़ाया जा रहा है और बाकी सब्जेक्ट उतने सही से नहीं पढ़ाया जा रहे हैं। बट हमारी जो कोशिश है कि इस सारथी बैच में एटलीस्ट एक PR यादव, एटलीस्ट अभी तक के जितने भी नर्सिंग एग्जाम हुए हैं ऑल ओवर इंडिया, चाहे वो स्टेट है चाहे वो सेंटर है, तो उन सब के हम PYQs आप तक पहुंचाएं PR यादव के माध्यम से। यह हमारी एक छोटी सी पहल है, इससे अगर आपकी हेल्प होती है, इससे आप सेलेक्ट होते हो, तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात मेरी और मेरी PNW टीम की, इससे बड़ी बात कोई नहीं होगी। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक।